तो आदाब हाजरीन, स्वागत है आपका अनकट आंसर्स विद उमेश के 5वें एपिसोड में। और आज शायद आप मेरी भाषा बदली हुई देख रहे हैं, क्योंकि पिछले 4 एपिसोड में इंग्लिश प्रोफेसर्स और इंग्लिश की भाषा और अंग्रेजी में लगभग उनसे हमारी गुफ्तगू हुई। तो लेकिन आज हम बिल्कुल अपनी जो हमारी आम बोलचाल की भाषा, और हम उस भाषा में आज बात करेंगे। और आज हमारे साथ कोई और आज हमारे साथ कोई और नहीं बल्कि दोनों मुल्कों में मकबूल शायर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मकबूलियत हासिल कर चुके अंतर्राष्ट्रीय शायर उमैर नजमी। तो आप स्वागत करें उमैर नजमी साहब का। उमैर भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में और बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। बहुत शुक्रिया उमेश। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे याद किया और मौका दिया कि मैं आपके प्रोग्राम के जरिए सरहद पार के दोस्तों से मुखातिब हो सकूं। बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तो मैं कुछ तारुफी शेर उमैर भाई के मैं आप लोगों के नजर करना चाहूंगा कि ये लिखते हैं कि उमैर भाई कहते हैं कि किताबे इश्क में हर एक आहा है आयत, किताबे इश्क में हर एक आहा है आयत, किताबे इश्क में हर आहा एक आयत है, किताबे इश्क में हर आहा एक आयत है, पर आंसुओं को हरूफे मुकत्तियात न समझ, पर आंसुओं को हरूफे मुकत्तियात न समझ। या फिर इनका एक और शेर मुकत्ते कि आप समझ। कि मैं छोटे घर का बड़ा हूं, तू मेरी मुश्किलात समझ। इसी गजल का एक बहुत बेहतरीन मिसरा है। तो आज हम इसी तरह का कलाम उमैर भाई का सुनेंगे। कुछ सुना, कुछ अनसुना, कुछ नया ताजा इन्होंने कुछ कहा। तो आज का ये शो, लगभग आज का ये एपिसोड इसी तरह का होगा कि इसमें मैं कम बोलूंगा, मेरे सवाल जवाब उतने नहीं होंगे। वही शायराना शाम विद उमैर इसका एपिसोड का जो उन्वान रखा गया, वो इसी सिलसिले से रखा गया था कि हम उमैर भाई को सुनेंगे। और तो सबसे पहले मैं उमैर भाई से गुजारिश करूंगा कि वो अपने कुछ हमारे दर्शकों को रूबरू होते हुए कुछ सरहद पार के हमारे दोस्तों से, दोनों तरफ के कुछ दोस्तों को कुछ कहना चाहें अपने को। तो पहले वो शुरुआत करें, फिर उनका हम कलाम सुनेंगे। जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़बान और लफ्ज़ ऐसी चीज़ है जो बग़ैर किसी सरहद के सफ़र कर सकता है और दिलों को जोड़ने का काम करता है। और उर्दू ज़बान एक ऐसी ज़बान है जिसने कभी भी इस सरहद को दरमियान में नहीं आने दिया। और इसी ज़बान के ज़रिए हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें वहाँ के लोगों के दिल की बात पता चलती रहती है और वहाँ के लोगों को हमारे दिल की बात पता लगती है। तो एक बड़ा खूबसूरत रिश्ता कायम होता है इस ज़बान के तवज्जुद से। तो कोशिश यही होती है कि जितना हो सके अपने इर्द-गिर्द फैली हुई अफ़रा-तफ़री और जो एक आजकल ख़ास तौर पर सरासीमगी का माहौल है, उससे थोड़ा-सा निकल कर राहत पहुँचाने का बायस बने। हाँ, बीच में कुछ-कुछ हम अपनी दुःख की कथा और सारा कुछ भी साथ-साथ सुनाते रहते हैं, शेयर करते हैं। तो यही कहना चाहूँगा कि जो भी अदब और उर्दू से जुड़े हुए लोग हैं, वो इससे जुड़े रहें ताकि ये जो एक चीज़ हमें जुड़े हुए है दिली तौर पर और हमारे दरमियान पुल का काम करती है, ये कायम दायम रहे। तो उमर भाई, बेसिकली इस शो का कंसेप्ट यही है कि क्योंकि हमारा ये पहला एपिसोड है किसी शायर के साथ और किसी जबान से ताल्लुक रखने वाले किसी शख्सियत के साथ हमारा ये पहला एपिसोड है। इससे पहले हमने एकेडमिक्स की ओर अपना वो रखा था रुझान। तो मैं इसमें शो में ये रहेगा कि कुछ एक सवाल जवाब भी, मतलब कुछ एक कंफ्यूजन्स भी क्लियर किए जाएंगे जो आज की नस्ल के दरमियान पेश आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी कोई एक गजल से शुरू करें, उसके बाद फिर सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू किया जाएगा। सबसे पहले तो आप अपनी गजल की जो सबसे मशहूर गजल आपकी दुनिया में अपने जगह जगह जो मुशायरे लूटे जिस गजल ने, और जिसका मुझे पहला मिसरा याद आता है कि बड़े तहम्मुल से रफ्ता रफ्ता निकालना है। तो एक बार आप ये गजल सुनाए। जी, मैं पेश करता हूँ। बड़े तहम्मुल से रफ्ता रफ्ता निकालना है, बचा है तुझ में जो मेरा हिस्सा निकालना है। ये रूह बरसों से दफन है, तुम मदद करोगे? ये रूह बरसों से दफन है, तुम मदद करोगे? बदन के मलबे से इसको जिंदा निकालना है। बहुत ही नजर में खूब। रखना कहीं कोई गम शनास गाहक, हम्म। नजर में रखना, नजर में रखना कहीं कोई गम शनास गाहक,
नजर में रखना कहीं कोई गम शनास गाहक, मुझे सुखन बेचना है, खर्चा खर्चा निकालना है। निकालना है। हाय क्या प्यारा शेर है। निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। और ये 30 बरसों से कुछ बरस पीछे चल रही है, ये 30 बरसों से कुछ बरस पीछे चल रही है, मुझे घड़ी का खराब पुर्जा निकालना है। बहुत ही बेहतरीन मैं शेर है। एक बहुत बहुत शुक्रिया। मैं प्यारा शेर। एक किरदार से बड़ा तंग हूँ कलमकार, मैं एक किरदार से बड़ा तंग हूँ कलमकार, मुझे कहानी में डाल गुस्सा निकालना है। बहुत ही बेहतरीन गजल, बहुत ही प्यारी गजल उमर भैया आपकी है। और कुछ एक अशार अगर इसमें है तो आप वो भी सुनाएं। बस इसमें यही हाँ। 6-7। तो इसके साथ उमर भैया मेरा आपसे एक सवाल ये है कि जैसा कि हम देखते हैं कि बीते कुछ समय से जो नई नस्ल जो जिस तरह से शायरी की जाने मुतासिर हुई है, तो उसको लेकर मतलब आप मतलब कई लोगों को बहुत जल्दबाजी भी हमने देखी लोगों में लिखने की कहने की बातों को। तो इस जल्दबाजी को और जो मतलब बहुत तेजी से मतलब जदीदियत की ओर बढ़ने की एक जिद सी लगी हुई है, तो इसमें आप मतलब कुछ ऐसा कुछ हमारी मतलब नई नस्ल को ये कहना चाहेंगे या बताना चाहेंगे कि किस तरह से शायरी को ट्रीट करना चाहिए या किस तरह से उसके साथ मतलब सलूक करना चाहिए या उसको अमल में लाना चाहिए या उस पर काम करना चाहिए। मेरी इस पर एक राय है जो कि मेरी ज़ाती राय है, उससे किसी का मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिस तरह मैंने देखा है कि ये कहना कि हमारी नस्ल या हमारी जो रफ्ता नस्लें थी जो हमसे पहले जो लोग थे वो शायरी से दूर थे, तो ऐसा कहना तो गलत होगा। हम लोग मैं अपने बचपन से और अपने फिर वालदैन से और अपने दादा परदादा से जो सुना है कि शायरी गानों की सूरत में, दोहे की सूरत में, काफ़ी की सूरत में, कव्वाली की सूरत में हमारे इर्द-गिर्द मौजूद थी। हम लोग इससे कभी भी कटे नहीं थे। लेकिन क्योंकि नई नस्ल जिस शायरी की तरफ राग़िब हो रही है, उसका रुझान काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एक आम बोलचाल, एक आप कह सकते हैं सतही जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि पहले असातिज़ा का काम होता था कि चीज़ों को लपेट कर पेश करना, किसी चीज़ कोई बहुत सख्त लफ्ज़ कॉम्प्लिकेशन कर इस्तेमाल देना नहीं थोड़ा करने सा और उसमें कि मतलब कॉम्प्लिकेशन कर देना। आप उसे कॉम्प्लिकेशन कह लें या आप उसे कह लें शुगर कोटिंग कह लें कि किसी भी कड़वे ख्याल की शुगर कोटिंग करके उसको पेश कर देना। तो ये पहले हुआ करता था, लेकिन आज की जो नस्ल है उसने इस बैरियर को तोड़ दिया है। गज़ल में ऐसे-ऐसे मज़ामीन आ रहे हैं जो पहले गज़ल का हिस्सा नहीं होते थे। गज़ल पहले ख़वास की चीज़ कहा जाता था कि उसको ख़वास पसंद करते हैं। मैं अब शायरी में क्योंकि गज़ल की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं खुद भी गज़ल गो हूँ और ज़्यादा गज़ल ही कहता हूँ। नज़्म भी अब अगर आप कह लें तो ये जो एक सफ़र तय किया है और आजकल हम देखते हैं कि वो गज़ल या वो अशार जो हैं वो जो उस उन गानों के, उन कव्वाली के, उस काफ़ी के वो जो आम लोगों की ज़बान है या उन आम लोगों की जो ख़यालात हैं या जो उनके मसाइल हैं, जो उनका अहाता करती है वो ज़्यादा मकबूल भी होती है और ज़्यादा लोग उससे जुड़ते भी हैं। तो क्योंकि आजकल ज़्यादा कहने वाले उस तरफ उनका रुझान है कि बात को बहुत सीधा और डायलॉग की सूरत में पेश कर दिया जाए, किसी और चीज़ का ख्याल किए बगैर। तो इसलिए आजकल ज़्यादा देखने में आता है कि शायरी शेर भी होती है और पढ़ी भी जाती है। अगर आप इसमें नोट करें तो हम अगर उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे जाते हैं गज़ल के, जो तकनीकी चीज़ें होती हैं, तो मैंने अक्सर देखा है कि जो नौजवान या जिनके बारे में आपने कहा है कि वो गज़ल को या शायरी को बहुत पसंद करना शुरू हो गए हैं, या जो नस्ल शायरी की तरफ आई है, वो वज़न में मिसरा तक नहीं पढ़ सकते। अगर उनको कहा जाए कि कोई शेर चाहे तो सुनाएँ, ये तो वो मतलब उन्हीं मसाइल, एक ये मिसरा जो मसला है ये उन्हीं, ये जो मसला है ये उन्हीं कुछ एक मसाइल में से है जो अभी मतलब जो इनके दरवेश है, जो अभी की नस्ल के दरपेश जो मसाइल है उन्हीं में से एक मसला है।
कि उरूज के, इसी पे मैं पूछना भी चाहता था जी। बाद में शायद, लेकिन आपने इसका जिक्र शुरुआत में कर दिया। मैं इस पे पूछने वाला भी था कि मतलब उरूज का रोल आप किस तरह देखते हैं, कि उरूज को कितना जरूरी है, या फिर मतलब वजन कितना जरूरी है, या बहर की कितनी नॉलेज होनी जरूरी है, मतलब वो चीज़ों में, उन्हीं चीज़ों पे मैं चाहता हूँ कि उमैर नजमी उस पर क्या सोचते हैं? मैंने क्या सोचना है, आप अगर मुझे अगर ये बता सके कि नस्र और नज़्म में फ़र्क क्या है, तो वो नस्र और नज़्म में एक जो फ़र्क है, वो बेसिकली रिदम का फ़र्क है। हुँ, हुँ, हुँ। कि एक ख़ास रिदम में आप जब बात करते हैं, उसको आप नज़्म कहते हैं या ये शायरी कहते हैं। अगर उस वो एक वज़न में या एक रिदम में नहीं है, रिदम बेसिकली वज़न ही है ना। तो एक ख़ास जो कुछ रिदम बने हुए हैं, जिनको हम कहीं मात्रा कहते हैं, कहीं उनको मीटर्स कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली उस चीज़ का मयार तय करती हैं कि ये चीज़ नस्र में आती है कि ये नज़्म में। तो जो चीज़ उनके मयार पर पूरी नहीं उतरेगी, वो नस्र होगी। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है, और एक शायर के लिए बहरहाल रिदम का ख़्याल करना, फिर रिदम क्योंकि आपके तलफ़्फ़ुज़ के ऊपर भी मुनहसिर होता है, तलफ़्फ़ुज़ भी ठीक होना चाहिए, फिर अल्फ़ाज़ की नशिस्त व बर्ख़ास्त, और फिर उनके ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो शायरी में तो रूज़ का बहरहाल एक मक़ाम है, लेकिन इसको ये समझ लेना कि बगैर अरूज जाने हुए कोई शायर नहीं हो सकता, तो ये भी बिल्कुल गलत बात है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिनको अरूज की जो अलिफ बे नस्र का नहीं पता में था, जो लेकिन न, वो नेचुरल रिदम। कई लोग ऐसे भी जो नस्र में या नज़्म में अपनी बात ज्यादा कहते हैं, नस्र में ज्यादा कहते हैं। जैसे मंटो को हमने देखा, मंटो को जी। हम पढ़ते हैं तो मंटो को नस्र में मंटो का कलाम ज्यादा मिलता है, नस्र में ज्यादा मिलता है मंटो का, नस्र में नज़्म की शक्ल वो में। तो बिल्कुल सही थी, अफ़साना निगारी तो उन्होंने कहीं अपने शायर होने का नाम कहीं हम्म, इशारा दिया है ना हम्म। उनको। हाँ, शायरी से रग़बत उनको थी, पर कई रगबत थी अफ़सानों एक। में ये चीज़ें। जी, लेकिन वो शायर नहीं थे, तो इसलिए ज़ाहिर हम्म, बात है वो नस्र निगार ही उनको कहा हम्म, जाएगा, अफ़साना अफ़साना लिखते थे। तो बेसिकली मतलब ये है कि अगर कोई शख्स कुछ कहना सुनना शुरू करता है या शायरी की ओर आना शुरू करता है, तो जरूरी नहीं कि पहले ही उसको मतलब उरूज थोपना शुरू किया जाए, उसको उसको एक वक्त दिया जाए सीखने के लिए, या उसको अपनी बात कहने का एक दिया जाए। तो आप इस पर किस तरह मतलब कहना चाहेंगे कि इसको किस तरह ट्रीट करना चाहिए हमें नए शायरों को? शायर जो होता है बेसिकली, मेरा जो नज़रिया है वो पैदाइशी शायर होता है। उसके अंदर एक ऐसा रिदम मौजूद होता है शुरू से कि वो अपने बात को शायराना अंदाज में पेश कर सकता है। ये हुनर ऐसा है कि आप इसको सीख तो सकते हैं, लेकिन आप कभी भी एक नेचुरल जो शायर है, जिसको जिसको रिदम का एक ख़ास रिदम उसके अंदर मौजूद है शुरू से, उसका मुकाबला करने के लिए मतलब आप, ज़ाहिर-सी बात है, अभी ये कोई शायरी कोई मुकाबला या मुकाबलाबाज़ी या कोई ऐसा मैदान तो नहीं है कि जहाँ आप मश्क से और रियाज़त से दूसरे को मात दे देंगे। एक अगर नेचुरल शायर है, तो दूसरा शायर जितनी मर्ज़ी मश्क कर ले, वो उसके पाए तक नहीं पहुँच सकता। ये एक खुदादाद सलाहियत होती है, और खुदादाद सलाहियत जिसमें होती है, उसका मुकाबला कोई नहीं होता। एक आदमी है जो बहुत तेज़ दौड़ता है। अब दुनिया में बहुत सारे लोग होंगे जो तेज़ दौड़ते होंगे, लेकिन वो जितनी मर्ज़ी मशक कर लें, उससे तेज़ नहीं जा सकते। तो हम्म, एक आदमी है बहुत अच्छा पेंटर है, वो पेंटिंग करता है, अपने ब्रश स्ट्रोक्स उसके ऐसे हैं कि वो कमाल का काम करता है। आप एक नौ सीखे को, या जिसको पेंटिंग का शौक ना हो, लेकिन उसको आप रंग ले दें, उसको आप कैनवस ले दें कि पेंट किया करो रोज़, वो चाहे 24 घंटे भी मशक करता रहे। नहीं हो कर सकता है पाएगा। वो हो सकता है अपनी ज़िंदगी का कोई एक आधा शाहकार पेश कर दे, लेकिन एक हम्म, नेचुरल पेंटर के आगे वो कहीं खड़ा नहीं होगा। तो आप शायरी को एक नेचुरल अच्छी पेंटिंग की तरह देखें, एक नेचुरल पेंटिंग है शायरी। पॉलिश कर सकते हैं बिल्कुल, हम्म। लेकिन उसको आप ये कहें कि सीख कर उसको फिर करना, तो ये कोई हुनर ऐसा नहीं है कि जिसको आप सिर्फ सीख कर उसके ऊपर पूरी गिरफ्त हासिल कर लें। तो आप जैसे कि मैं हम सुनते भी हैं, हमारे जैसे शरद पार के बहुत प्यारे शायर हैं शोएब मुगीरा सिद्दीकी, जब शोएब अपनी नज्म में लिखते हैं कि उनकी एक रिदम में बहुत प्यारा रिदम, जब वो नज्म पकड़ती है कि मैं कमरे में पिछले 31 दिनों से फकत इस हकीकत की नुकसान गिनने की कोशिश में उलझा हुआ हूँ। तो जिस तरह से ये नज्म जो है अपने आखिर तक जो एक रिदम पकड़ती है, तो वो रिदम जो है वो नेचुरल होता है, वो ना तो बनावट से लाया जा सकता है, और ना मतलब उसको मतलब किसी पर थोपा जा सकता है। तो ये तो हो गई कुछ सवाल जवाब। उसके बाद मेरी भवों के ऐन दरमियान बन गया। जी, मैं पेश करता हूँ। वो है कि मेरी भवों के ऐन दरमियान बन गया, जबीं पे इंतज़ार का निशान बन गया। सुना हुआ था हिज्र मुस्तकिल तनाव है, हाय हाय, सुना हुआ था हिज्र मुस्तकिल मुस्तकिल तनाव है, तनाव है। वही हुआ मेरा बदन कमान बन गया।
बहुत आला। हवा से रोशनी से राब्ता नहीं रहा, हवा से रोशनी से राब्ता नहीं रहा, जिधर थी खिड़कियां उधर मकान बन गया। मुहीब चुप में एक चाप का गुमा हुआ, मुहीब चुप में एक चाप का गुमा हुआ, मैं सर से पैर तक तमाम कान बन गया। है। जो इंतजार की सूरत इस शेर में है वो मतलब क्या प्यारी इंतजार की सूरत आपने इस शेर में मतलब शक्ल में उतर के आई है। बहुत मोहब्बत। मैं सर से पैर तक तमाम कान बन गया, और कई खफीफ गम मिले मलाल बन गए, कई खफीफ गम मिले मलाल बन गए, जरा जरा सी कतरनों का थान मान बन बन गया। गया। और शुरू दिन से घर में सुन रहा था इसलिए, शुरू दिन से घर में सुन रहा था इसलिए, सुकूत मेरी मादरी जबान बन गया। और मेरे बड़ों ने आदतन चुना था एक दश्त, ये बहुत प्यारा शेर है। मतलब जिस मेरे तरह से बड़ों ने आदतन, बहुत शुक्रिया, मेरे बड़ों ने आदतन चुना था एक दश्त, वो बस गया रहीम यार यार खान बन खान गया। बन गया। वाह वाह वाह। बहुत मतलब अपने शहर के लिए मोहब्बत और मतलब जिस तरह का मतलब जिस तरह के शहर से आप ताल्लुक रखते हैं कि वो एक दस्त था एक शुरुआत में और लगभग उसका एक बड़ा हिस्सा अभी भी दस्त है, एक हिस्सा उसका जी अभी भी दस्त है। और वो और जिस जगह से मैं ताल्लुक रखता हूँ वो जगह भी दस्त है राजस्थान, और वो सटी हुई रहीम यार खान से कि मतलब उसके काफी जी बॉर्डर्स रहीम यार खान से मिलते हैं। तो वही कि ऐसे ही। इस शेर को सुन के मतलब इस शेर के साथ मैं पर्सनली कनेक्टेड फील करता हूँ। बस फर्क है कि वो नाम दूसरा हो गया, अब उसको राजस्थान कह लें रहीम यार खान कह लें, वो बात एक ही है कि बुजुर्ग ऐसे बात जो थी कि झुक के चलता हूँ राह में उसके कद उसके बराबर न लगे। झुक के चलता हूँ कि कद उसके बराबर ना लगे, दूसरा ये कि उसे राह में ठोकर ना लगे, ये तेरे साथ ताल्लुक का बड़ा फायदा है, ये तेरे साथ ताल्लुक का बड़ा फायदा है, आदमी हो भी तो तो औकात औकात से से बाहर। बाहर न लगे। वाह वाह वाह, बहुत प्यारे से। नीम तारीख सा माहौल है दरकार मुझे, नीम तारीख सा माहौल है दरकार मुझे, ऐसा माहौल जहां आंख लगे डर न डर न लगे। लगे। माँ ने चूमना होते हैं बुरीदा सर भी, माँ ने चूमना चूमे होते होते हैं हैं बुरीदा बुरीदा सर से भी, भी, उनसे कहना कहना कि कि कोई कोई जख्म जख्म कभी जबी पर न पर लगे। न लगे। हाय हाय। इस शेर को दोनों तरफ के लोगों को समझने की जरूरत है और दोनों सरहदों को इस शेर को समझने की जरूरत है कि माओ ने चूमने होते हैं बुरीदा सर भी, उनसे कहना माँ कोई ने जख्म। चूमना होते हैं बुरीदा सर भी, उनसे कहना कि कोई जख्म जबी पर न लगे, तुमने छोड़ा तो किसी और से टकराऊंगा मैं, तुमने छोड़ा तो ना तो किसी किसी और और से से टकराऊंगा टकराऊंगा मैं, मैं। कैसे मुमकिन है कि अंधे अंधे का का कहीं कहीं सर सर न न लगे। लगाए है। बहुत ही प्यारी गजल। तो इसके बाद मैं कुछ और फिर सवाल जवाब की ओर लौटते हैं तो उमर भैया मेरा एक एक थोड़ी सी कंफ्यूजन जो मतलब नस्ल की ओर से हमारी नई नस्ल की ओर से कि बातों को मतलब उसी पे हम शुरू में भी बात कर चुके हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करवाना चाहेंगे उमर नजमी से कि बातों को क्या कॉम्प्लिकेशन छोड़ना जरूरी है बातों में, या आसान भाषा में हम कन्वे कर पाए या आसान जबान में हम कन्वे कर जाएं अपनी बात, वो ज्यादा बेहतर है या फिर उसमें अपने ही मतलब एक तरह से उसमें कॉम्प्लिकेशन या शुगर कोटिंग करना जरूरी है। जरूरी तो अपने अपने ये तो अपना अपना चुनाव है कि आदमी जैसे भी बात करना पसंद करे, वो तो हर एक अपना है। लेकिन आर्ट में जब तक लेयरिंग नहीं ना होती, पेंटिंग होती है, उसमें जब तक कोई आप ऐसा कोई मास्टर स्ट्रोक, कोई ऐसी उसमें कुछ छुपी हुई चीजें, जैसे वो डाविंची कोड आप कह लें, वो एक बड़ी मशहूर जो एक चीज है, मोनालिसा की जो स्माइल है, वो एक ऐसी स्माइल है कि सैड भी है एट द सेम टाइम, और वो स्माइलिंग भी लगता है, अगर आप देखें तो वो मतलब उसको मास्टरपीस कहा जाता है मोनालिसा। तो उसमें आप देख लें थोड़ा सा एक वो सीक्रेसी, या कह लें इसको आप कॉम्प्लिसिटी कहना चाहते तो वो भी कह सकते हैं। फिर रक्स है, अब रक्स में भंगड़ा है, सारा कुछ है, चीजें जो आप आती हैं, डांडिया है, और
राजस्थान में मेरे ख्याल वो खेलते हैं एक वो क्या कहते हैं उसको, गुजरात में गरबा है और गरबा राजस्थान में गरबा गरबा गरबा, गुजरात में गरबा है और गुजरात में। राजस्थान में वो मनाई जाती है काफी सांस्कृतिक, जो फोक डांस होता है और ये जो जितना भी फोक आर्ट है। जी बिल्कुल। अब ये सारे डांसेस जो हैं ये आम आवाम से जुड़े हुए हैं, ये सिंपल मतलब चीजें हैं ये आपकी, लेकिन जो जिसको आप क्लासिकल या जो भी कहते हैं कथक, ये सारा कुछ उसमें कुछ खास रिदम है, उसमें कुछ ऐसी मूवमेंट्स हैं कि जो सिर्फ कोई ट्रेंड आदमी या कोई जिसको हुनर अता हुआ हो वही कह सकता है। गायकी है, सिंपल और सीधे गाने कोई भी गा सकता है, पॉपुलर होता है। पॉप म्यूजिक यही है कि आप सीधे सीधे गाने गा के और सिर्फ म्यूजिक की बेस पर आप उसको, लेकिन आवाज की वो जो एक पूरी आवाज में जो पेच होते हैं, मुर्कियां, हरकतें और फिर ताने, लय, ये सारा कुछ होता है, ये सब मिला के आप जो बाबा नुसरत और रफी साहब के दौर में अभी हमने फॉर्म में देखे। थोड़ा सा perfect होता है। हम्म। तो ये आम लोगों की सतह से थोड़ा सी ऊपर की चीज होती है, जिसको आप कॉम्प्लेक्स कह लें या जो भी कह लें, लेकिन आर्ट में बहरहाल कुछ ना कुछ एक ऐसी सुपर नेचुरल चीज होती है जो जिसको आम आवाम कॉम्प्रिहेंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और आप ये कह सकते हैं कि उसको बहुत खास लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं और उन्हीं को आर्ट लवर्स कहा जाता है। तो आर्ट खवास की चीज होती है, उसको आप अगर आवाम तक ले आए तो वो मकबूल हो जाती है। और यही हर फाइन आर्ट्स में, हर चीज में ये चीज लागू होती है। और शायरी की अगर हम बात करें, जैसे शायरी कहने सुनने वाले को, शायरी में आप जदीदियत की भूमिका या जदीदियत का जो रोल जैसे हम कहते हैं, उसको कितना मानते हैं, वो कितनी जरूरी है, जदीदियत या जदीदियत का आना, मॉडर्निटी और ये सब बला जदीदियत, बला। मॉडर्निटी या जदीदियत जो आप कहते हैं उसको अगर शायरी में मैं बयान करता हूँ तो आप ये देख लें कि थोड़ा सा मेरे ख्याल में इसको मिसअंडरस्टैंड किया गया है, इसको गलत समझा गया है जदीदियत को। जदीदियत नए अल्फाज का इस्तेमाल नहीं है, जदीदियत हम्म। नया तखय्युल होता है। जदीदियत वो होता है कि अपने असर से अपने उस दौर की चीजें आप बयान कर रहे हैं कि नहीं। हम्म। सिर्फ किसी गैर जबान के अल्फाज गजल में ले आना ये जदीद नहीं है। सिर्फ आप कवाफी नए ढूंढ लें, जमीनें नहीं तराश लें, ये जदीदत नहीं है। ऐसा ख्याल जो गजल की इतनी कह लें आप जो 150-200 साल उसकी जिंदगी है उसमें पहले ना वारिद हुआ हो तो उसको मैं कहूँगा जदीद। लेकिन ऐसा ख्याल लाना कि जो अभी तक गजल में बरता ना गया हो या शायरी में उसको ना बयान किया गया हो, ये बहुत आप कह लें जुए शीर लाने के बराबर है, एक पहाड़ काटने जैसा काम है। तो जदीदियत आप गालिब को जदीद नहीं कहेंगे, उसके गालिब के कितने सारे अशार हैं जो आजकल के दौर में भी वैसे ही रेलिवेंट हैं जैसे उस दौर में थे। मीर के कितने अशार हैं जो आजकल भी वैसे रेलिवेंट हैं जो तब थे। तो क्या उन्हें आप पुराना कह देंगे? वो भी आजकल के दौर की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो वो भी ऐसे जदीद शेर हैं। तो नाज़रीन, इस इंटरव्यू में मसला ये है कि जो सवाल मैं बाद में पूछने की सोच रहा होता हूँ उसका जवाब उमैर भाई पहले ही दे देते हैं। और मैं लगभग इस बात का पूछने वाला था कि जिस तरह जो इन्होंने फरमाया अभी, रेलिवेंसी की बात जो इन्होंने की, उस पर मैं एक अलग से पूछने वाला था। इन्होंने पहले ही बताया कि मीर और गालिब आज भी रेलिवेंट है। तुलसीदास रामचरितमानस उनकी राम पर लिखा गया वो लिटरेचर आज भी रेलिवेंट है। राम पर लिखा गया वो धर्म ग्रंथ आज भी रेलिवेंट है, कि जिसमें वो कहते हैं कि विधिवश सजन कुसंगत पर ही और फन मन समय निज गुण अनुसरण की, विधि के विधान से कभी कभी सज्जन लोग कुसंग में बढ़ जाते हैं और उस दौरान उनको अपने गुणों को, जैसे सांप, जो मणि जो है सांप के सर पे होने के बावजूद अपनी चमक नहीं छोड़ती, तो उसी तरह एक सज्जन आदमी को कुसंग में पड़ने के बाद भी अपने गुणों का ध्यान रखना चाहिए। तो वही तुलसीदास की बात आज भी रेलिवेंट है। और जो कभी गालिब ने कहा था कि बगीचाए अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे, तो वो आज भी रेलिवेंट है चीजें। जी ये गजल आपने तो मेरी पहली जो गजल कहा पिंजरे वाली परिंदे वाली जो शेर है, उससे पहले ये वाली गजल जो थी मेरी सरहद पार पहुंची थी। और मैं अपने समझता हूँ कि इस गजल ने मुझे वहाँ मुतारिफ कराया और वहाँ के काफी नामी 2-3 शायरों ने इसको पढ़ा। और एक तो वो है इमरान प्रतापगढ़ी, उन्होंने तो खैर अपने एक लाइव सेशन में भी तरन्नुम के साथ पढ़ा। और उसके बाद काफी लोगों ने इसको उनके नाम से मंसूब करके भी लगाया, लेकिन वही बात के उनकी मोहब्बत कभी की कभी उन्होंने कभी कभी गलत फहमी हो जाती है। गलतफहमी हो जाती हैं। लेकिन उन्होंने बहरहाल मेरा नाम लेके पढ़े थे, लेकिन वो जिस क्लिप में मेरा नाम था वो क्लिप वहां से एडिट करके चला दिया गया, सिर्फ उनकी गजल जो उन्होंने पढ़ी थी उसका। तो वो काफी लोगों ने समझा कि ये उनकी है, लेकिन खैर वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वो खुद भी इस बात को
उन्होंने वहाँ पे एक्नॉलेज किया, मेरा नाम लेके पढ़ी थी। खैर वो है कि मेरा हाथ पकड़ ले पागल जंगल है, मेरा हाथ पकड़ ले पकड़ ले पागल पागल जंगल है, जंगल है, जितना भी रोशन हो जंगल 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 है। मैं हूँ तुम हो बेलें पेड़ परिंदे हैं, मैं हूँ तुम हो बेलें पेड़ परिंदे हैं, कितने अरसे बाद मुकम्मल जंगल है, और मुझ में कोई गोशा भी आबाद नहीं, मुझ में कोई गोशा भी आबाद नहीं, जंगल जंगल है है सरकार। सरकार, मुसलसल जंगल है। हाय हाय हाय। इस गजल को और इन तीन अशार को, मतलब लगभग इन तीन अशार को कहा जा सकता है कि ये जदीदियत के कुछ नजदीक आते हैं, कि ये उस खालीपन का, एक आदमी के अंदर जो खालीपन जब होता है, इस जंगल सिर्फ बाहर का ही जंगल नहीं, जो अंदर जंगल बनता जाता है, ये उसकी ओर भी इशारे करते हैं अशार एक मेटाफरिकल फॉर्म में। तो उमर भाई, आप किस तरह सोचते हैं कि शायरी में इसका भी जिक्र है, हर चीज का लगभग जिक्र होता है, इश्क किस तरह आपके नजदीक है? इश्क जुनून की आखिरी हद है। मतलब आप किसी चीज की, मैं समझता हूँ कि हर चीज जैसे इर्तिका पजीर होती है, दुनिया में आती है तो ऐसे ऐसे ग्रो करती है। इस दुनिया का एक कानून है कि एवरीथिंग ग्रोज, इवन ये जो कायनात है, यूनिवर्स जो है, ये भी ग्रो कर रही है। अभी तो एक एक्सपेंशन में है, तो बाद में सुकड़ेगी भी। खैर अभी तो एक्सपेंशन में है। तो दुनिया की हर चीज ग्रो करती है। तो ऐसे ही पहले एक उम्मीद होती है, या आप उसको ख्वाहिश कह लें, या जो भी है, किसी चीज को देखकर उसकी तलब होती है, पैदाइश थोड़ी सी। फिर उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते जुनून की हद तक चली जाती है कि उसको पाने का जो खप्त, खैर उसको आप जुनून कह लें, आप इसको खप्त कह लें, जो भी इसको नाम देना चाहें। तो उसकी फिर जो इंतहा होती है, जहाँ पे आप के लिए उसका पाना या खो देना एक जैसा होता है, उसके बाद वो आपको मिले या ना मिले, आपके लिए एक बराबर है। आपने उस चीज को उस हद तक जाकर चाहा है कि उसके बाद उस चीज का होना या ना होना आपके लिए बराबर है। आपके लिए सिर्फ एक चीज रह गई है, और वो है उस चीज का इश्क। तो या उसकी जो तलब की जो आखिरी हद है, तो आपके लिए तो वही इश्क है। बाकी इसमें हसूल और हसूल जो गैर हसूल है, इसका तो कोई सवाल नहीं होता मेरे ख्याल में। और इश्क में लम्स का जो मसला आता है, जिस पर लोग चर्चा करते हैं, कई जिस पर अली भैया ने भी एक शेर लिखा, अली जरियून भाई ने, कि जो इस्मो जिस्म को बाहम निभाने वाला नहीं, मैं ऐसे इश्क पे ईमान लाने वाला नहीं। तो इन चीजों को आप किस तरह देखते हैं कि लम्स का मसला आपके किस तरह नजदीक है, और किस तरह आप सोचते हैं? वही बात कि आप दर्जा बंदी कर लें इसमें, तो आप तलब से अगला मुकाम, अगर आपके ख्याल में हवस, या उसका जो आप लम्स कह रहे हैं, मैं लम्स को हवस से इसलिए ताबीर कर रहा हूँ क्योंकि हम 5 हिस्सों से बाहर तो है नहीं। हमारी हकीकत ये में हम 5 पांच हिस्सों हिस्सों में से से बाहर काम नहीं है। करते हैं। तो हम जो देखेंगे, जो सूंघेंगे, जो चखेंगे, जो सुनेंगे, जो सूंघेंगे, जिसको छुएंगे, यही है हम इंसान, इन्हीं चीजों का मजमूआ है। तो आपके ख्याल में अगर किसी चीज को छूना या उसकी तकमील लम्स जो है, वो आखिरी हद है आपके लिए, तो वो आपकी ने अपनी हद मुयन बहरहाल कर ली है। तो मेरे ख्याल में तो इश्क से भी आगे की चीज है। लेकिन जहां तक इंसान होता है, फिर वो किसी चीज को बगैर छुए उसको चाहना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। तो ये चीज भी उतनी मतलब उसमें जाहिर बात है कि कई लोगों के लिए बहुत जरूरी होती है ये चीज। और जब इश्क की बात हो ही रही है, तो क्यों ना उस गजल की बात की जाए कि एक उस पे ही तो पूरी तरह से आया हूं मैं, अगर वो मुझे कह रहा है रायगा तो हाँ हूं मैं। बस एक उसी पे तो पूरी तरह आया हूं मैं, बस एक उसी पे तो पूरी तरह आया हूं मैं, वो कह रहा है मुझे रायगा तो हाँ हूं मैं, हाय हाय। जिसे दिखाई दूं मेरी तरफ इशारा करे, जिसे दिखाई दूं मेरी तरफ इशारा करे, मुझे दिखाई नहीं दे रहा कहाँ कहाँ हूं हूं मैं। मैं? किसी ने पूछा कि तुम कौन हो तो भूल गया, किसी ने पूछा कि तुम कौन हो कौन हो तो भूल भूल गया, गया, अभी किसी ने बताया तो था फला हूं फला मैं। हूं मैं। हाय हाय। इधर उधर से नमी का रिसाव रहता है, इधर उधर से नमी का रिसाव रहता है, सड़क से नीचे बनाया गया मकान हूं मैं।
मैं खुद को तुझसे मिटाऊंगा एहतियात के साथ, मैं खुद को तुझसे मिटाऊंगा एहतियात के साथ, तू बस निशान लगा दे जहां 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 हूं जहां मैं। हुआ, बहुत प्यारा शेर, बहुत ही प्यारा शेर है। बहुत मोहब्बत। तो बहुत प्यारी गजल आपने सुनाई उमर भैया। तो एक चीज में जो जरूरी होती है शायद पूछ लेनी चाहिए, जो जो अभी हालात हाजरा है उसमें जो मतलब जो हमारे दरपेश है एक हालात की, शायरी, सहाफत, सहाफत का वो पेशा जिसमें मैं लगभग अभी खुद भी हूँ, और एक सहाफी होने के नाते मैं जो सवाल मैं एक क्लियर करना चाहूँ कि मैं अपना ओपिनियन, मेरा पर्सनल ओपिनियन, मेरा ये हक नहीं बनता कि मैं इस शो के जरिए अपने पर्सनल ओपिनियन थोपूं। मैं चाहता हूँ कि एक पॉइंट बीच में आए, एक पब्लिक डिस्कोर्स के बीच में एक पॉइंट आए, एक थ्योरी आए कि इस तरह से सोचा जा सकता है। तो मैं एक शायर के तौर पर, एक शायर उमर नज़मी, एक फिलोलॉजिस्ट, एक लिटरेचर पढ़ने वाला उमर नज़मी, इसको चीज को किस तरह देखते हैं कि जब शायरी में और मतलब इसमें मतलब शाहकार बनाने में, इन चीजों में जो अभी फ्रांस का मसला हुआ, इन चीजों पर किस तरह सोचा जाए कि हसासियत या बेहिसी दुनिया की, या फिर कट्टरपंथ जिसे हम कहते हैं, चरमपंथ जिसे हम कहते हैं, उन चीजों पर क्या, किस तरह से आप बात करना चाहेंगे, क्या पॉइंट आप देना चाहेंगे? जो फ्रांस में जो मसला हुआ उसके बाद जो चीजें दुनिया भर में हुई। सबसे बड़ी आज़ादी जो होती है ना, वो हदूद का तय्युन होता है। जब किसी भी इंसान या किसी भी कौम, आप मतलब एक फर्द ले लें, एक फर्द इंडिविजुअल है, उससे आगे उसकी सोसाइटी है, बल्कि इंडिविजुअल के बाद उसका घर कह लें, घर के बाद सोसाइटी है, सोसाइटी के बाद उसका शहर है, शहर के बाद उसका रियासत है, सूबा है, या उसके बाद उसका मुल्क है, फिर एक दुनिया है। आप इसको बढ़ाते चले जाएं, जब तक आप खुद पर कुछ पाबंदियां, या मैंने जो जो दर्जात के नाम लिए हैं, जब भी हदूद का तयन होता है ना, उसके बाद आज़ादी का तयन होता है। बेलगाम आज़ादी जो होती है ना, वो फितने का, या आप कह लें केओस का दूसरा नाम है। बेलगाम आज़ादी का मतलब तो आप फिर कुछ भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो हदूद का तयन जो है वो हर चीज़ में ज़रूरी है। इसी में आर्ट भी आता है, इसी में सोसाइटी भी है, इसमें पॉलिटिक्स भी है, इसमें मतलब रिलीजन भी है। रिलीजन भी बेसिकली क्या है, वो इंसान पर कुछ खास पाबंदियां लगाता है, कुछ खास चीजों के लिए, कि रिलीजन आपने बेसिकली हम अगर जैसे कहते हैं ना, धर्म और मजहब की जब हम बात करते हैं कि धर्म एक जीवन जीने का सलीका होता है कि हम किस तरीके से हम जी रहे हैं, हम अपने एक हर सांस लेने वाली एंटिटी के साथ हम किस तरह का सलूक कर रहे हैं बेसिकली, चाहे वो चींटी हो, चींटी से लेकर चाहे वो हाथी हो, चाहे वो इंसान हो, हम उसके साथ कैसा सलूक कर रहे हैं, वो हमारा धर्म है। अब उस धर्म में जो पाबंदियां हैं वो हमें बताई गई हैं अलग अलग किताबों के जरिए, अलग अलग देवताओं के जरिए, अलग अलग चीजों के जरिए। तो वही आप कैरी ऑन करें, आप जहाँ थे आप तो वहीं से। वो पाबंदियां, या आप उनको हदूद कह लें, मैं तो उनको लिमिट्स कहता हूँ। पाबंदियां जाहिर बात है, थोड़ा सा शायद लोगों को हार्श वर्ड लगता है कि आजकल का जो आज़ाद इंसान है वो इतना आज़ाद होना चाहता है कि उसको किसी चीज़ की पाबंदी नहीं चाहिए। लेकिन ये बहरहाल सोसाइटी में मूव करने के लिए आपने मिलजुल कर रहना है, तो जाहिर बात है कुछ ना कुछ पाबंदियां तो फॉलो करनी पड़ेंगी, कुछ लिमिट्स, कुछ हदूद होती हैं। तो बेसिकली जो मजहब होता है, या जैसे मैं बात कर रहा था कि हर चीज खास तौर पर जैसे मजहब है, वो आपके ऊपर बेसिकली उसका काम यही है कि आपको बताया कि आपने अपनी कौन सी हद पार नहीं करनी। हम्म। हर मजहब में कत्ल हराम है, हर मजहब में झूठ हराम है, लालच करना मतलब बुरा समझा गया है, किसी को बेगुनाह तंग करना गलत है। अब ये कुछ चीजें हैं जिन जो आपको सारे मजहब बताते हैं, और ये इंसानियत ने जो अपनी बगैर, जिसको आप सेकुलर नेशंस कहते हैं, जो बगैर मजहब को मानने वाले लोगों की जो आप कह लें जो हुकूमतें हैं, उनमें भी यही चीजें जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट के तौर पर लागू होती हैं कि हर फर्द की एक हद है, उस हद से आगे नहीं जाना। तो मेरे ख्याल में जब एक इंसान अपने आप को एक मुआशरा या एक मुल्क या एक जो, जैसे मैंने बताया पहले, जो जो आप कह लें, वो अपने आप को उन पाबंदियों के अंदर रखेगा, उन हदूद के अंदर अपने आप को रखेगा, तो मेरे ख्याल में मसाइल पैदा नहीं होंगे। और जब आप उन हदूद को क्रॉस करेंगे, उनसे आगे निकलेंगे, तो फिर उसका जवाब देने वाले लोग भी मौजूद हैं, उससे ज्यादा करने वाले लोग भी मौजूद हैं। तो फिर आपको उस बैकलैश के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ये तो यकीनन बैकलैश के लिए तैयार तो रहना चाहिए। और चलो हालात हाजरा से हम फिर शायरी की ओर लौटते हैं। बहुत अच्छा लगा उमर भैया में कि आपका इस तरह के मतलब आप इस तरह के से इस पे सोचते हैं कि मजहब से ऊपर हटके कि एक इंसानी जहन से सोचना बेहद जरूरी है। और आप खुशी हुई जानकर कि सरहद पार अभी प्यारे लोग अभी जिंदा हैं जो इस तरह से सोचते हैं इस चीज को लेकर कि कट्टरपंथ या किसी भी चीज के लिए जगह नहीं है कहीं भी। बहुत बहुत प्यार तो बोला तुमने। तो
अब वापस शायरी की जानिब लौटते हैं तो जहान भर की तमाम आंखें निचोड़ कर जितना नम बनेगा। जहान भर की तमाम आंखें निचोड़ कर जितना नम बनेगा, ये कुल मिलाकर भी हिज्र की रात मेरे गिरिए से कम बनेगा। मैं दश्त हूँ ये मुगालता है ना शायराना मुबालगा है। है। मैं दश्त हूँ ये मुगालता है ना शायराना मुबालगा है। मेरे बदन पर कहीं कदम रख के देख नक्शे कदम बनेगा। तो क्यों न हम 4-5 दिन तक मजीद सोचें बनाने से कबल। तो क्यों न हम 4-5 दिन तक मजीद सोचें बनाने से कबल। मेरी छठी हिस्स बता रही है ये रिश्ता टूटेगा गम बनेगा। है। मुझे ऐसे लोगों का टेढ़पन मुकर्रर एक बार कुदरती ये है। शेर, एक बार ये वाला शेर मुकर्रर करें, मेरी तो छठी क्यों हिस्स। न हम 4-5 दिन तक मजीद सोचें बनाने से कबल। मेरी छठी हिस्स बता रही है ये रिश्ता टूटेगा गम बनेगा। और सुना हुआ है जहां में बेकार कुछ नहीं है सो जी रहे हैं। सुना हुआ है जहां में बेकार कुछ नहीं है सो जी रहे हैं। बना हुआ है यकीन कि इस रायगानी से कुछ अहम बनेगा। मुझे ऐसे लोगों का टेढ़पन कुदरती है सो एतराज कैसा। है। मुझे ऐसे लोगों का टेढ़पन कुदरती है सो एतराज कैसा। शदीद नम खाक से जो पैकर बनेगा ये तय है खम बनेगा। और मैं एक तरतीब से लगाता रहा हूं अपना सुकूत अब तक। मैं एक तरतीब से लगाता रहा हूं अपना सुकूत अब तक। सदा के वक्फे निकाल इसको शुरू से सुन रिदम बनेगा। है। बहुत ही प्यारा और शेर। सफेद रूमाल जब कबूतर नहीं बना तो वो शोभदाबाज। सफेद रूमाल जब जब कबूतर कबूतर नहीं नहीं बना बना तो वो तो वो शोभदाबाज। शोभदा आवाज। पलटने वालों से कह रहा था रुको खुदा की कसम बनेगा। बहुत ही प्यारी गजल और बहुत ही प्यारे अशार इस गजल में थे। तो उमर भाई, आपको जो पिछले लगभग 2-4 सालों में जो मकबूलियत आपको हासिल हुई, उससे पहले भी आप शेर कह रहे थे, ऐसा तो नहीं है कि जब से मकबूलियत हुई, जब से उमर नजमी ने शेर कहने शुरू करे तो, क्योंकि आदमी कहना पहले शुरू करता है, चीजें बाद में हासिल होती हैं। तो मेरा एक सवाल इसी ओर है कि नई नए जो हमारी नस्ल के जो, क्योंकि आप मेरे से भी काफी सीनियर हैं, 10-12 साल सीनियर, आप बड़े हैं मेरे से, तो हमारी जो नस्ल है, जो मतलब एक जो स्टेज की जो ललक जो नई नस्ल को दिखने लगी है, शेरों में मजबूती ना होकर, एक मतलब एक गहराई ना होकर बातों में, जो स्टेज की जो एक ललक आने लगी है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ, खुद ने देखा कि मैंने दुबई का एक बड़ा स्टेज, एक बड़ा मानक माना, बड़ा पैमाना माना जाता है, वो आपको एक काफी देरी से कहीं बहुत बाद में मिला। हमने उमर नजमी को बहुत बाद में देखा, उससे पहले हम कईयों लोगों को देख चुके थे उस पे। तो अब लेकिन एक पेशेंस, एक सब्र दिखता है एक व्यक्ति के चेहरे पे जब वो स्टेज पे खड़ा होता है, और वो हमें आपके दिखा। लेकिन आप नई नस्ल को किस तरह ये चीज सीख देना चाहेंगे कि वो इस चीज से कैसे बाहर निकले, कि स्टेज से जो स्टेज की ललक होती है उस चक्कर में शेर कमजोर हो जाते हैं। वो कहते हैं ना कि आपको किसी मकाम पे जब पहुंचना होता है या आप किसी जगह पर अपने सही वक्त पर ही मौजूद होते हैं, तो आपको उस मकाम पर उस वक्त लाने के लिए पूरी कायनात साजिश कर रही होती है। ये बड़ी डायलॉग भी है एक फिल्म का बड़ा मशहूर के। शाहरुख खान का ये डायलॉग है। जी शाहरुख खान ने तो बोला, लेकिन एक इंग्लिश डायलॉग है कि मतलब हाँ, वो उससे पहले इंग्लिश मूवी में था। मतलब यकीनन। ये एक नॉवेल में भी है कि जब आप किसी चीज की चाह में होते हैं तो पूरी कायनात साजिश करती है आपको उस चीज तक ले जाने के लिए। तो आपको अपने ऊपर इतना एतमाद और यकीन होना चाहिए कि मैं किसी की टांगें खींचने या किसी को जोड़ तोड़ करके वहां तक पहुंचने की बजाय मैं अपने मकाम पर अपने वक्त पर जब पहुंचूंगा तो उसकी और बात होगी, वो फिर सुना भी जाएगा। उसी स्टेज की जो बात कर रहे हैं वहां से पता नहीं कितने नाम पड़ गए हैं, लेकिन उनमें से कितने हैं जो भी लोगों को याद होंगे, या कितने हैं जो भी लोगों के जहनों में उनकी चीजें मौजूद होंगी, या जिनके उनको लगता होगा कि अब भी वो इस काबिल हैं कि उनको सुना जा सके। तो बस मैं नई नस्ल की जैसे मैंने बात की है तो उनसे यही कहूंगा कि आप बस सर नीचा करके मैंने तो अपने जो शायरी का खास तौर पे जो मेरा सफर रहा है उसमें ये सीखा है
कि आप बस अपना सर नीचा करके अपना काम करते चले जाएं। वो काम अगर इस काबिल हुआ कि आपको मनवा सके तो वो अपना आप खुद मनवाएगा, और अगर इस काबिल ना हुआ तो आप चाहे दुबई, आप यूके, यूएसए, आप जहां मर्जी पढ़ाएं, आप किसी पर ही ना होंगे, कुछ अरसे में आपको लोग भूल जाएंगे। रहने वाली वही चीज कलाम रेलिवेंसी की होती है। वही रेलिवेंसी की बात आ जाती है, वही गालिब और तुलसीदास वाली बात की, रेलिवेंस आप कितने साल पढ़े जाओगे, कितने साल याद रखे जाओगे, आपका जी, शेर कितने दिन याद रखा जितना जाएगा। वक्त आप शायरी को देंगे, जितना वक्त आपने अपने शेर को, अपने लफ्ज को दिया होगा, उतना ही वक्त वो फिर आपको बाद में देगा। अगर आप उजलत में, जल्दबाजी में गजलें कह जाएंगे और फिर उसको कहीं पढ़ने की जल्दी में चले जाएंगे, तो वो भी उतना ही वक्त आपको देगा बाद में, लोगों के जहनों में उतना ही वक्त देंगे जितना आपने उसको दिया होगा। खैर ये तो बात हो गई नई नस्ल के लिए, और एक जाते जाते मतलब एक शो जैसे कि अपने इख्तिताम की ओर अब जा रहा है धीरे धीरे। आखिरी 4-5 मिनट या 7-8 मिनट का हमारे पास है, तो हम एक आखिरी गजल सुनेंगे, उसके बाद एक मैसेज उमेर भाई की तरफ से। और पहले तो हम सुनेंगे कि मैं छोटे घर का बड़ा हूँ, मेरी मुश्किलात समझ, ये जो गजल है, एक बार उमेर भाई जाते जाते एक आखिरी गजल हमारी नाजरीन के नजर पेश करें। तुझे ना आएंगी मुफलिस की मुश्किलात समझ, तुझे ना आएंगी मुफलिस की मुश्किलात समझ, मैं छोटे लोगों के घर का बड़ा हूँ, बात समझ। मेरे अलावा हैं 6 लोग मुनहसिर मुझ पर, मेरे अलावा हैं 6 लोग मुनहसिर मुझ पर, मेरी हर एक मुसीबत को ज़र्ब साथ समझ। किताब इश्क में हर आह एक आयत है, किताब इश्क में हर आह एक आयत है, और आंसुओं को हुरूफ़े मुक़त्तआत समझ। फलक से कटके ज़मीं पर गिरी पतंगे देख, फलक से कटके ज़मीं पर गिरी पतंगे देख, तू हिज्र काटने वालों की नफ्सियात समझ। आए है हिज्र काटने वालों, एक बार ये शेर मुकर्रर, हिज्र काटने वालों की नफ्सियात समझ। फलक से कटके ज़मीं पर गिरी पतंगे देख, तू हिज्र काटने वालों की नफ्सियात समझ। दिलो दिमाग ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, दिलो दिमाग ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, ये हाथ पाँव इज़ाफ़ी सहूलियात समझ। बहुत बहुत ही बेहतरीन गजल, बहुत ही प्यारी गजल। अच्छा उमर भैया, मेरे को आपके एक शेर कहीं से याद आ रहे हैं, मैं आखिरी गजल गलती से मैंने इसे बोल दिया, मुझे वो वाले शेर आपके याद आ रहे हैं, दो अशार जो हैं कि हिज्र एक कायनाती मसला है, कुछ इस तरह से उसका मिसरा है कि आपके साथ तो अच्छा खासा नफ्सियाती, ये किस तरह है। वो है कि मुझे पहले पहल लगता था जाती मसला है, है, मुझे पहले पहल लगता था जाती मसला है, मैं फिर समझा मोहब्बत कायनाती मसला है। है, मोहब्बत कायनाती परिंदे मसला है, मैंने हिज्र को कायनाती मसला बता दिया, तो दोनों ही मसले हैं वैसे तो, मसाइल तो दोनों ही है। तो परिंदे कैद हैं तुम चहचहाहट चाहते हो, परिंदे कैद हैं तुम चहचहाहट चाहते हो, तुम्हें तो अच्छा खासा नफ्सियाती मसला है, और हमें पूरा जुनून दरकार है उस पर सुकून भी, हमें पूरा जुनून दरकार है उस पर सुकून भी, हमारी नस्ल में एक जीनियाती मसला है। बहुत ही बेहतरीन शेर, बहुत ही प्यारा शेर। कभी तुम मिल नहीं पाते, कभी फुर्सत न दारुद, कभी तुम मिल नहीं पाते, कभी फुर्सत न दारुद, हमारे साथ बस ये दो निकाती मसला है, बहुत ही आला, हमारे हमारे साथ साथ हाथ बस बस ये ये दो दो निकाती निकाती मसला है। मसला। और वो कहते हैं कि जो होगा वो आगे जाके होगा, वो कहते हैं कि जो जो होगा होगा वो वो आगे आगे, जाके होगा। तो ये दुनिया भी कोई तजरिबाती मसला है, बहुत ही प्यारे शेर है, बहुत ही आला, तो ये दुनिया भी बहुत कोई तजरिबाती मसला है। बहुत बहुत ही शुक्रिया। बेहतरीन गजल। तो शो इख्तिताम पर है अपने, और मैं चाहूंगा कि जैसा कि नाजरीन आप जानते हैं कि ये थे हमारे साथ उमैर नजमी, पाकिस्तान के रहीम यार खान से ताल्लुक रखने वाले एक बहुत ही प्यारे शायर, जिनकी आज के दौर में मकबूलियत सरहद पार भी है, इस ओर भी और उस ओर भी, और दुनिया के तमाम मुल्कों में इन्हें सुना और पढ़ा जा रहा है, और इन्हें इनकी शायरी को सुना जा रहा है।
तो उमर भाई मैं चाहता हूँ आप दोनों तरफ के लोगों को कुछ मैसेज, कोई संदेश देना चाहें, या फिर और हमारे चैनल के लिए, हमारे मतलब हमारे लिए कुछ कहना चाहें, हमारे इस चैनल के लिए, जो कि हमारी एक कोशिश थी आपको जोड़ने की मेरे साथ, और अब मैंने बातचीत जो हमने की आपके साथ, तो ये आप एक ही इसमें समअप कर दें फिर हम करें। आपके चैनल के लिए और आपके लिए तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके प्लेटफॉर्म पर आकर मुखातिब हो सकूं आपकी और के लोगों से भी और इस सब के लोगों से भी। और जहाँ तक बात है दूसरी, वो मैं पहले भी कह चुका हूँ, खैर दोबारा उसको मेरा मैसेज समझ लें कि खुदारा अपने आप को अदब से जोड़ें, अपने आप को ज़बान से जोड़ें, नफ़रतों को दूर करें और उन चीज़ों की तरफ ध्यान दें जो चीज़ें जोड़ने वाली हैं, क्योंकि बिलाखिर हम सब ने रहना तो इसी ज़मीन पर है, और जितना सुकून से प्यार से रह पाएंगे हमारे अपने लिए भला होगा, अगली नस्लों का भला होगा। तो खुद को अदब से जोड़े रखें। अदब ज़िंदगी है। अदब आपको, अदब बराए अदब नहीं, अदब बराए ज़िंदगी, कि आप अदब से सीखें ज़िंदगी गुजारने के तरीके। आप अपना कैथारसिस करें, अपनी जो भड़ास है आप कागज़ पे निकालिए, बजाय इसके कि आप किसी दूसरे इंसान पर उसको निकालें। तो बस यही मेरा आप सबको पैगाम है, और बहुत मोहब्बत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया उमर भैया। तो ये थे हमारे साथ उमर नजमी, और इनका मैसेज साफ क्लियर, जैसा कि आप लोगों ने सुना कि मोहब्बत कोई सरहदों की मोहताज नहीं होती। आप मोहब्बत करें, इंसान से मोहब्बत करें, हर सांस लेती हुई एक एंटिटी से मोहब्बत करें, चाहे वो चींटी हो, चाहे हाथी हो, इंसान हो, जिसका जिक्र अभी भी इस शो में भी किया गया। तो यही है कि मोहब्बत करते रहिए, करते रहिए, और चाहे इस सरहद पार हैं, चाहे आप उस तोर हैं, मोहब्बत कीजिए, लोगों से बात कीजिए। तो ये थे हमारे साथ उमर नजमी, और अगले एपिसोड में हम फिर किसी और के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, सरहद पार के लोग भी इस वीडियो को शेयर करें, जो उमर भाई के तवस्सुफ से इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग भी इसे शेयर करें, और मोहब्बतों को वुसअतें मिलें, ऐसी हम दुआएं करते हैं।